आईसीएसई वाले बच्चों, आई होप तुम लोगों को पहला वीडियो पीरियोडिक टेबल का पसंद आया होगा। वेलकम टू IITN मास्टर। मेरा नाम है जितेश भगत और इस सीरीज में हम लोग आईसीएसई क्लास 10th के सारे चैप्टर्स को निपटाने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग और स्टार्ट करके खत्म भी कर देंगे। ठीक है, चलते हैं यार। छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर तीन ही टाइप के बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फटाफट से निपटाएंगे, सब चीज को डिटेल में करेंगे, एकदम प्रॉपर, जो तुम्हारे बोर्ड के लिए जरूरी है। एक एक चीज वी आर गोइंग टू कवर। ठीक, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द टॉपिक। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड होता क्या है और क्यों कोई बॉन्ड क्यों बनाता है? वाई एलिमेंट्स कंबाइन, वाई डू दे कंबाइन, वाई डू दे फॉर्म बॉन्ड्स? पहली बात, हर एक एलिमेंट जो है वो चाहता है कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाए। मतलब दे ट्राई टू अक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एवरी एलिमेंट्स tries to acquire nearest noble gas configuration। वो उसके पास में जो उसके आसपास वाला जो नोबल गैस है वो उसके कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर करना चाहता है, क्योंकि नोबल गैस आइडियल है इसके लिए, हमारे तुम्हारे लिए। हम लोग वी लुक अप टू समवन हु इज सक्सेसफुल इन लाइफ ना। तो ये जो एलिमेंट्स है वो देखता है नोबल गैस को, क्योंकि नोबल गैस जो है वो इनर्ट है, किसी से रिएक्ट ही नहीं करता है, वो स्टेबल है, तो वो चाहता है कि उसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। अब ऐसा करने में स्टेबिलिटी आएगा। अब ऐसा करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। सो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स टू बाइंड देम टुगेदर एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो केमिकल बॉन्ड्स दो एटम्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो दो एटम्स को होल्ड करके रखता है और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसा करने से एलिमेंट्स के अंदर या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा या उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को ऑक्टेट रूल के बारे में जानकारी है। ठीक है, अब भाई साहब यहां पे तीन तरीके हैं। देयर आर थ्री वेज इन विच एटम्स कैन अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तीन तरीके से वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर सकता है बेटा। कौन कौन सा तरीका है? एक तो है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला तरीका क्या है? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे एटम में चला जाए, ऐसा जब करता है तो वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। किसका? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो जब कंप्लीट ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, जैसे जनरली मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल के इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि नॉन मेटल्स के अंदर जाता है और ऐसे में दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, दोनों स्टेबिलिटी गेन करता है। ठीक है, तो एक तो हो गया ये। दूसरा तरीका हो सकता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल का मतलब क्या है? म्यूचुअल का मतलब है कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आएगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर से भी आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से भी आया, दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों अपनी जिंदगी में खुश है। समझा? एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने आपस में शेयर किया, दोनों अपने जिंदगी में खुश है। ऐसा करने से प्यारे बच्चों, ऐसा करने से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तीसरे में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शेयरिंग ही है, बट ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, वन साइडेड शेयरिंग है। मतलब शेयरिंग तो हो रहा है लेकिन कोई एक ही उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे तरफ से इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेसिकली। जैसे मान लो तुम्हारे पास स्कूटी है और तुम्हारा दोस्त आया और तुमसे मांग के ले गया, तो उसमें अब है क्या कि वो स्कूटी वो भी यूज कर रहा है, तुम भी यूज कर रहे हो, शेयर तो कर रहे हो, बट वो स्कूटी है किसका? तुम्हारा है। वही चीज है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी एक के पास, उसने दो इलेक्ट्रॉन को दे दिया और वो दो इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर कर रहे हो, ऐसा बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां क्या बोलेंगे? बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तरफा शेयरिंग हो रहा है। अब ऐसा करने से कौन सा बॉन्ड बनता है?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये तीन प्रकार से होती है बॉन्डिंग। एक होता है कंप्लीट ट्रांसफर, दूसरा होता है म्यूचुअल शेयरिंग, तीसरा होता है वन साइडेड शेयरिंग। एक में बनता है आयनिक बॉन्ड, दूसरे में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरे में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं जिसको डेटिव बॉन्ड बोला जाता है। क्या? डेटिव बॉन्ड। ठीक, जल्दी से इसको छापेंगे। अब आते हैं सीधा सीधा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है सर, देखो क्या है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कहां से? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का। किसके तरफ जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन अक्वायर करने का, गेन करने का। ठीक है, सो द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब जैसे मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, मान लो Na है, सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम का अगर मैं देखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को अगर देखा जाए तो 2 8 7, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर भेज दूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर भेज दूं, तो ये हो जाएगा Na प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, कैटायन। कैटायन का टेंडेंसी, कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2 8, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका? बिल्कुल हो गया। क्या ये नियॉन के जैसा हो गया? बिल्कुल हो गया। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर किया? बिल्कुल कर लिया। अब देखो क्लोरीन को, क्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके 7 की जगह 8 हो जाएगा और Cl हो जाएगा माइनस, ये बन जाएगा एनायन। क्या बन जाएगा बेटा? एनायन। एनायन कैसे बनता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, अब इसका भी कहानी हो गया 2 8 8 का। क्या इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों स्टेबल। अब इस दरमियान एक बना कैटायन, एक बना एनायन, एक पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, एक पे चार्ज आया नेगेटिव। अब अपने को तो ये बात पता है कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है और एक नेगेटिवली चार्ज आयन है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। दिस इज नोन एज, या दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चूंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये बॉन्ड बन क्यों रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कैटायन बना, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनायन बना। कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। समझा बात? आई होप कि तुम लोगों को चीजें समझ में आई। जल्दी से छाप लो इसको, पॉज करके छाप लिया करो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी है। जैसे मान लो NaCl के अंदर, NaCl के अंदर ये बना Na प्लस और Cl माइनस। तो भाई कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ Na प्लस से या सोडियम से क्लोरीन की तरफ, तो अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी यहां पे कितना है? यहां पे इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम या क्लोरीन दोनों का कितना है? 1। मान लो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 282 है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो गया? कितना हो गया? जल्दी बोल, मन में बोल। इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया 2। ऐसे अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें जाएगा? Al3 प्लस, और कितना लूज किया? 3। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? मन में बोल। 3 हो जाएगी। तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू? समझ आ रहा है? ओके, छापो।
कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, भाई किन किन कंडीशंस में आयनिक बॉन्ड आसानी से बनेगा। पहला चीज, कैटायन बन कैसे रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा, कम। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो उतना ही आसानी से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट शुड बी लेस। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जनरली मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट शुड बी लो। क्या, जैसे मान ले सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इस सब का इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या फिर ये बोले कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए ये सब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। दूसरा चीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, भाई जो एनायन जो बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बन रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेगा, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतनी आसानी से एनायन बनेगा, और जितनी आसानी से एनायन बनेगा उतनी आसानी से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जनरली कौन होता है, नॉन मेटल। मोस्टली मतलब 99% केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल होता है। तुम्हारा काम तो इसी से चल जाएगा, तुमको अभी ज्यादा एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। सही है, समझ आया। तीसरा केस क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो हाई होना चाहिए। ऑब्वियस सा बात है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई रहेगा, तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, है ना। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई। जैसे मान लो हम देखें NaCl को, तो यार सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कैसा है ये, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर ये इसमें बॉन्ड बनना ज्यादा आसान है, क्योंकि ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसी वजह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादा आसानी से होगा। तुम देख लो, सीजियम फ्लोराइड मोस्ट आयनिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि सीजियम का लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, और फ्लोरीन का वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। तो सीजियम फ्लोराइड जो है वो बहुत ही ज्यादा आयनिक कंपाउंड, एक्सट्रीमली हाई आयनिक कंपाउंड है, मतलब आयनिक कैरेक्टर इसका बहुत ही ज्यादा होगा। समझ रहे, समझ आ रहा है, वेरी गुड। स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड ये तो मैं बता ही चुका हूं। NaCl कैसे बना था, भाई सोडियम के पास 2 8, इसको तुम डॉट स्ट्रक्चर से भी बता सकते हो, 2 8 7। अब इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको उठा के इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा Na है ये Na प्लस, और ये बन जाएगा Cl माइनस, ये आ गया 2 8 और ये आ गया 2 8 8, दोनों का ऑक्टेट पूरा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही तुम्हारा आयनिक बॉन्ड है। सही है। अब तुम इसको डॉट स्ट्रक्चर से भी दिखा सकते हो कि सोडियम को दिखा दो, ऐसा सोडियम दिखाया, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया ऐसा, फिर दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और यहाँ पे Cl लिया, Cl के पहले सेल में दिखा दिया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में दिखा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे सेल में दिखा दिया 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन उठा के इधर से इधर भेज दिया, तो इसका देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो थर्ड ऑर्बिट था वो सेकंड ऑर्बिट आ जाएगा, ये थर्ड ऑर्बिट खत्म, और इसके थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, दोनों का काम हो जाएगा। तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई इसमें शक और मंसूबे वाली बात नहीं है। क्लियर है, समझ आ रहा है, ओके। NgCl2 का कैसा बनेगा, सिंपल है, मैग्नीशियम है 2 8 2 2 8 2, और क्लोरीन 2 है, 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन में क्या है, 2 क्लोरीन है, तो कितना है 2 8 7,
अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसको तुम ऐसे लिखो 1+1, एक एक करके दो क्लोरीन में इसको Cl प्लस लिख दो, Cl प्लस Cl, मतलब दो Cl है तो उसको अलग अलग करके लिख रहा हूं। अब इसका भी 287 होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें उठ के चला गया, तो फाइनली क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Mg2 प्लस, और दो क्लोरीन है तो 2Cl माइनस हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 28, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया 288। एक कैटायन है दूसरा एनायन है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर तुमको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो वही सर्कल बना के जैसे ट्रांसफर किया था वो ट्रांसफर कर देंगे, समझा? ओके, छाप लो। AlCl3 में क्या होगा भाई, कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास 2 8 3 है, 3 को 1+1+1 लिख देते हैं ऐसा, ठीक है, और 3 Cl है, Cl 287 287 287, एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास गया, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, तो फाइनली क्या हो गया, Al 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Al3 प्लस, और 3 क्लोरीन है तो 3Cl माइनस, ये आ गया 2,8 और ये आ गया 2,8,8, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल देंगे, आयनिक बॉन्ड। सही है, डॉट वाला भी बना सकते हो, टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं बोल रहा हूं, तुम बना सकते हो, तुमको मुझे तुम लोगों पे इतना विश्वास है कि तुम वो कर लोगे। सही है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई, देखो कोवलेंट बॉन्ड जो है ना ये बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। म्यूचुअल का मतलब क्या है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन आप भी दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन आप भी दीजिएगा, दोनों आपस में मिल बांट के खाएंगे। बात समझ रहे हो? इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, म्यूचुअल का मतलब दोनों तरफ से आ रहा है, कंसेंट है इसके अंदर, ठीक, जैसे हाइड्रोजन है H2 का मॉलिक्यूल, ये कैसे बना होगा, अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो देखो इसके डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2, इसके डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2, क्या दोनों खुश हो गया, ये भी खुश, ये भी खुश, दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, क्या हो गया कि नहीं, दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और दोनों हीलियम के जैसा हो गया, दोनों का स्टेबिलिटी आ गया। तो अब देखो जब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करे, तो जब दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो तो एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, सही है। ऐसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनेगा, तो तीन प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पहले तो बेसिक आइडिया समझ आया कोवेलेंट बॉन्ड का, है ना, आ गया होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वही है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, H2 के केस में हुआ था, राइट, Cl2 के केस में होगा, Br2 के केस में होगा, I2 के केस में होगा, F2 के केस में होगा, इस सब जगह पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। जैसे अगर तुम क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर मैं सिर्फ वैलेंस शेल की बात करूं तो 2 2 4 2 6 और एक 7, और दूसरे क्लोरीन के पास भी Cl 2 2 4 2 6 और एक 7। अब ये इस ऐसे शेयर करेगा, ये ऐसे शेयर करेगा, तो देखो इसके डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। तो Cl Cl के बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब समझो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा हुआ है, इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, या इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are involved in bonding, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो उसको बेटा क्या बोलेंगे, शेयर्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर। और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है,
इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन, अकेला है। पेयर तो है लेकिन लोन है, किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर। अब बताओ इस क्लोरीन पे कितना लोन पेयर है? लोन पेयर 1 2 3। इस पे भी कितना लोन पेयर है? 1 2 3। बात समझ आया? तो ये लोन पेयर और बीच वाले को क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर या फिर शेयर्ड पेयर। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है बेटा। कौन सा? ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सही है? क्लियर? जल्दी छापो इसको। अब मान लो डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास O2 का मॉलिक्यूल है, O2 का। अब बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 8, 2 2 4 और 2 6। दूसरे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6। तो ये जो शेयर करेगा वो ऐसे शेयर करेगा, ऐसे शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो समझो बात को, अगर तुमको 2 चाहिए तो 2 महफिल में उतारना पड़ेगा खुद का। 2 उतारोगे तो उधर से 2 खींच के लाएगा। समझ रहे हो? पेयर में चल रहा है यहाँ पे। तो टोटल शेयर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब मैंने तुमको क्या बोला कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, O डबल बॉन्ड O। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो बच गया इस पे 2, इस पे भी 2। ये सब जो है इसको क्या बोलेंगे? दिस इज लोन पेयर। और जो बीच में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है उसको बोलेंगे शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर। तुमसे पूछा था इसमें कितना बॉन्ड पेयर है, तो 2 है। और कितना लोन पेयर है, तो 4 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, 2 ऑक्सीजन पे 4 लोन पेयर। क्लियर? ये डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। ऐसे होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। देखो, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मैं N2 की बात करता हूं, क्या नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना गया? 5। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 3। तो कितना महफिल में उतारेगा? 3 उतारेगा। इसको 3 उतारना पड़ेगा। तो N 1 2 3 और एक लोन पेयर यहां पड़ा हुआ है। फिर दूसरा N 1 2 और 3 और एक लोन पेयर यहां पड़ा हुआ है। तो ये ऐसे अपना शेयरिंग में इन्वॉल्व होगा, ये ऐसे अपना शेयरिंग में इन्वॉल्व होगा। और देखो इसके डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। और इसके भी डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? तो कैसा बॉन्ड बना? 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड आया, और यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर। अब तुमसे कोई पूछे यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है तो क्या आंसर दोगे? 3। लोन पेयर कितना है तो क्या आंसर दोगे? 2। एक इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एक इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। क्लियर? समझ आया? तो ये है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, छाप लीजिए इसको जल्दी से। अब कोवलेंट बॉन्ड को देखा जाए तो ये अगर मान लो सेम एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, जैसे Cl2 Br2 F2, तो उसको बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, राइट? तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे? इफ देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे H2 में होगा, Cl2 में होगा, Br2 में होगा, O2 में होगा, N2 में होगा, N2 में होगा, राइट? ये सब क्या है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दोनों पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, राइट? Br के बीच में जो बॉन्ड होगा, Br के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से एक तो बॉन्डिंग में गया और 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 लोन पेयर दोनों पे रहेगा। तो ये कैसा है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इफ देयर इज सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इफ देयर इज सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर दो कंबाइनिंग एटम्स जो है वो अगर अलग अलग है, जैसे मान लो HCl है, HCl,
तो हाइड्रोजन को अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन को अगर मैं देखूं तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। उसमें से बेटा कितना बॉन्डिंग में जाएगा? क्लोरीन को बॉन्ड कितना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ही चाहिए। तो महफिल में कितना उतारेगा? एक ही उतारेगा। तो देखो इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा और इस क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा, तो ये कैसा दिखेगा? HCl, इस पे 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। ये जो बॉन्ड पेयर है ये कैसा वाला है? ये जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्यों पोलर होगा? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेयर्ड पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ये जो शेयर्ड पेयर है ये क्लोरीन के विसिनिटी, उसके पास चला जाएगा, उसके अंदर नहीं, उसके क्लोज चला जाएगा। ठीक, ऐसा बोलेंगे, ऐसा दिखाएंगे। ये इसके पास है, क्लोरीन के क्लोज है, इसलिए इस पे चार्ज आता है डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस। ये क्या बोल दिया सर? डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, बहुत छोटा चार्ज। तो इस पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, इस पे डेल्टा प्लस। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। कैसा हो गया ये? पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? पोलर मॉलिक्यूल। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उस बॉन्ड को पोलर बॉन्ड बोलेंगे और उस मॉलिक्यूल का पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक पे डेल्टा पॉजिटिव, एक पे डेल्टा नेगेटिव। इसको डाइपोल भी बोला जाएगा। एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, तो इसको हम लोग डाइपोल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? डाइपोल मॉलिक्यूल। आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे जब 11th में, तो वहां डाइपोल मोमेंट पढ़ाया जाएगा तुमको। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ही है। जब 11th में जाओगे तो डाइपोल मोमेंट पढ़ोगे। अभी तुम डाइपोल मॉलिक्यूल से काम चलाओ। ठीक, तो पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझ आया? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलर, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन पोलर। सही है? ओके, छाप लेंगे। अब क्या क्या कंडीशंस हैं कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए? भाई सिंपल सा बात है, आयनिक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा था, कोवलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा। सो द कंबाइनिंग एटम्स शुड हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है कि नहीं? दूसरी बात, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? देखो, कंबाइनिंग एटम्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी। कंबाइनिंग एटम्स शुड हैव, जनरली ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे ऐसा ही होगा, इन जनरल, सामान्यतः जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंबाइनिंग एटम का हाई रहता है। जैसे ऑक्सीजन को देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन को देखो हाई, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इस सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है। तो कंबाइनिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? हाई। दे शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा। अब जैसे क्लोरीन है, जो भी नॉन मेटल्स है, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स बनाते हैं, तो नॉन मेटल्स का क्या है ना कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सब हाई ही रहता है। जैसे अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? तो क्लोरीन का है, फ्लोरीन का नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन का। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सब हाई होता है। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए एंड दे शुड हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। नॉन मेटल्स का वैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। ठीक है, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगा तब तो आयनिक बॉन्ड बना लेगा, है ना? सो दीज आर सर्टेन कंडीशंस कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। एग्जाम्पल्स मैं ऑलरेडी H2 का बता चुका हूँ, Cl2 का बता चुका हूँ, N2 का बता चुका हूँ, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं बता चुका हूँ इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक, सही है। CCl4 का कैसा होगा? अच्छा, सोचना कैसे है? देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? बोल। 6। पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 4, है कि नहीं? अब उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। एटॉमिक नंबर 17 है, 2, 8, 7। ठीक है, क्लोरीन को कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो अगर एक क्लोरीन, यहां 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन हर एक के साथ, हर कार्बन में जो चार इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके चारों क्लोरीन से अगर वो शेयर कर ले तो 4 बॉन्ड बनेगा और काम हो जाएगा कि नहीं? तो ये तुम्हारा कार्बन है। ठीक, अब तुम कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4, और ये तुम्हारा क्लोरीन है, इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे ही दूसरा क्लोरीन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे तीसरा क्लोरीन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे
चौथा क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो तो बीच में जो कार्बन है भाई, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 हो गया कि नहीं? और जो क्लोरीन है सबके पास 7 था, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। क्या दोनों खुश है? कार्बन भी खुश, क्लोरीन भी खुश। कितना बॉन्ड बना? 1 2 3 4। और हर क्लोरीन पे 3 लोन पेयर रहेगा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 7। उसमें से बॉन्डिंग में कितना गया? 1। तो 6 बच गया, मतलब लोन पेयर कितना बचा? 3। तो अगर टोटल पूछा जाए कितना लोन पेयर है, तो 12 लोन पेयर है। और टोटल बॉन्ड पेयर कितना है? 4। तो बॉन्ड पेयर कितना है बेटा? 4। लोन पेयर कितना है? 12। समझ आया? मीथेन का सेम स्टोरी। हाइड्रोजन को एक बॉन्ड चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन को 4 चाहिए। 4 हाइड्रोजन है, चारों के साथ एक एक कर लेगा काम। ये हाइड्रोजन है, 1 2, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 2। तो दोनों चारों हाइड्रोजन का देखो 2 2 बॉन्ड हो गया, और कार्बन का 4 बॉन्ड चाहिए था, 4 बॉन्ड हो गया। तो 1 2 3 4। कितना बॉन्ड पेयर? 4। कितना लोन पेयर? 0। इसमें लोन पेयर है ही नहीं। हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो इसके पास लोन पेयर नहीं है। सही है? समझ आया? वेरी गुड। पानी का कैसा होगा? देख, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए। एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 6। कितना चाहिए? 2। और कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। हो गया काम। ऑक्सीजन है 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, दोनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर ले, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन था। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 6। तो 2 2 4, एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया। देखो तो ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और दोनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। तो ऑक्सीजन को अगर तुम देखो तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया, और इस पे 2 लोन पेयर है। तो क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर कितना? 2, और लोन पेयर कितना? 2। काम खत्म। काम खत्म है कि नहीं? बोल। अमोनिया को देख, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितना चाहिए? 3 चाहिए। 3 हाइड्रोजन है, तीनों के साथ 1 2 3 बॉन्ड बना लिया। 5 था, 3 बॉन्ड बनाया, तो 1 लोन पेयर बच गया। तो बॉन्ड पेयर कितना है? 3। लोन पेयर कितना है? 1। हो गया, खत्म। ये अमोनिया है। समझ में आ रहा है? और भी प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ठीक है? जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे देता हूं, SO2 कर लेना, CO2 कर लेना। चलो SO2 मत करना, अभी नहीं समझ आएगा। CO2 कर लेना, ठीक है? SiCl4 कर लेना, PCl3 कर लेना। इस तीनों का कर लेना खुद से, ठीक है? तीनों का खुद से कर लेना, और करके कमेंट जरूर करना कि सर मैंने ऐसा ऐसा किया है। ठीक? करके फोटो डालना कमेंट में। फोटो ऐड कर सकते हैं क्या? मुझे आइडिया नहीं है। कोई नहीं, करके कमेंट जरूर करना कि सर मैंने किया है, और उसमें लिखना क्या क्या किया है, मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, सिंपल सा चीज है ये। अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं ना, तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है। आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि मोल्टेन स्टेट में आयनिक कंपाउंड आयंस के फॉर्म में मिलेगा। पानी में भी एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो आयंस के फॉर्म में मिलेगा, तो चार्ज कैरियर कौन होगा? आयंस, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। तो आयनिक कंपाउंड्स conducts electricity in molten state और aqueous solution, यानी पानी के अंदर करेगा। बट आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बेटा सॉलिड स्टेट में तो नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बंधा हुआ है, आयंस फ्री है ही नहीं। चार्ज कौन कैरी करेगा? चार्ज कैरियर रहेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है कि नहीं? तो आयनिक कंपाउंड के साथ ये बात है। कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड में आयंस ही नहीं है, वो तो बंधा हुआ है।
बट कुछ कोवलेंट कंपाउंड है जो एक्वस सोल्यूशन में जाके आयंस में प्रोड्यूस हो जाता है, टूट जाता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सब पानी में जाके टूट जाता है, तो वो सब फिर कंडक्ट करेगा, लेकिन एक्वस सोल्यूशन में करेगा। तो कोवलेंट कंपाउंड्स generally do not conduct electricity in solid or liquid state, but some covalent compounds conducts electricity in aqueous solution, पानी में जाके। जैसे HCl है, HCl को पानी में डालोगे तो ये H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूटेगा। अब अगर ये आयंस में टूटा तो भाई जाके पानी में कंडक्ट करेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी करेगा। ठीक, NaOH को डाल दो पानी में, करेगा, राइट। NaOH को डाल दो पानी में, खैर NaOH तो आयनिक कंपाउंड है। चलो HCl तो कोवलेंट कंपाउंड है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इस सबको पानी में डालो, ये सब कोवलेंट कंपाउंड है, पानी में डालो, ये सब आयंस में टूटेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा, और आयंस प्रोड्यूस करेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक, बट हर कोवलेंट कंपाउंड नहीं करेगा। छाप लेंगे। कंपैरिजन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। देखो, पहली बात, आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं डायमंड को छोड़ दूं, डायमंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पता ही है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो अगर मैं डायमंड को एक्सेप्शन केस को छोड़ दूं, तो सामान्यतः जनरली आयनिक कंपाउंड में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बॉन्ड बहुत ही मजबूत होगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। इसका जनरली इसके कंपैरिजन में लो होगा। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका हाई है, बट कहां पे है, मोल्टेन एंड एक्वस सॉल्यूशन। इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है। कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे, बट एक्वस सॉल्यूशन में वो बता चुका हूं। डिसोसिएशन, ये कंप्लीटली टूट जाएंगे। आयनिक कंपाउंड है, इसको जैसे ही तुम पानी में डालोगे, सो दे डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। और यहां पे अगर मान लो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे HCl है। बट जनरली जो कोवलेंट कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड है, सॉल्युबिलिटी तो नीचे आ रहा है वो बता दूंगा। तो इफेक्टिवली मैं ये बोल रहा हूं डिसोसिएशन का, कि जो तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है वो एक्वस सॉल्यूशन में बहुत आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। कोवलेंट कंपाउंड को डिसोसिएट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि सिर्फ, ये तो पानी की बात होगी कि पानी में डाला, बट मान लो नॉर्मली जैसे NaCl को मेरे को डिसोसिएट करना है, तो उसको डिसोसिएट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। अगर मैं पानी में नहीं डाल रहा हूं तो, पानी में डाल रहा हूं तो आसानी से टूट जाएगा। बट अगर मान लो ये बॉन्ड तो पता है अपने को बहुत स्ट्रांग है, तो अगर मैं उस बॉन्ड को तोड़ना चाहता हूं, उसको डिसोसिएट करना चाहता हूं, तो उसका डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं करूं तो विल हैव हाई डिसोसिएशन एनर्जी। समझ रहे, डिफरेंस समझ रहे हैं? इसका डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, और इसका विल हैव लो डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन मतलब समझ रहे हो, बॉन्ड को तोड़ने की बात कर रहा हूं मैं। जो बॉन्ड बना है, अपने को पता है आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड को अगर मैं तोड़ने जाऊंगा, तो उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा या डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये इसका डिसोसिएशन कम होगा और इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा। जो मैंने पहले बताया है वो मैं एक्वस सोल्यूशन में बताया हूं, बेसिकली वो सॉल्युबिलिटी का पार्ट है, वो नीचे लिखा हुआ है। सॉल्युबिलिटी अभी बताता हूं, इसको छापो तो जल्दी से। तो इसको कंफ्यूज मत करना, दे डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब
ये सॉल्युबिलिटी वाले पोर्शन का है, ठीक है। यहाँ पे डिसोसिएशन का मतलब ये था कि बॉन्ड कितनी आसानी से टूटेगा, कितनी मुश्किल से टूटेगा। तो आयनिक बॉन्ड बहुत मुश्किल से टूटता है, कोवलेंट बॉन्ड रिलेटिवली आसानी से टूटता है। अब आ जाओ सॉल्युबिलिटी पे। आयनिक कंपाउंड्स, चूंकि ये पोलर है, आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे पानी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ये बहुत आसानी से पानी में घुल जाता है। कोवलेंट कंपाउंड जो है ये जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है। दे आर वेरी लिटिल सॉल्युबल या वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, बहुत सारे हैं जो घुलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इन वाटर, बट दे आर हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि लाइक बेंजीन। बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो बेंजीन वगैरह में बहुत आसानी से घुल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा पानी में तो इसकी सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली कम रहेगी। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पानी में घुलते हैं, क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी के लिए तुम्हारा इतना काफी है। रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा बताओ, आयनिक कंपाउंड का या कोवलेंट कंपाउंड का, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? तो सिंपल सा बात है भाई, अगर मैं इसको देखूं तो इसका रेट ऑफ हाई होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हाई रेट ऑफ, क्योंकि आसानी से ये अगर मान लो आयंस अगर तुम प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो रिएक्ट ज्यादा कर, रिएक्टिविटी आयनिक कंपाउंड्स की रिलेटिवली ज्यादा होगी, हाई रेट ऑफ रिएक्शन, और इसका लो रेट ऑफ रिएक्शन। सही है, छाप लेंगे फटाक से। अगला पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। मैंने क्या बोला, इट इज फॉर्म्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग तो हो रहा है बट एक तरफा शेयरिंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ से ही आ रहा है। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ, ऐसा बोल सकते हो, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल केस है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड तो कोवेलेंट है, शेयरिंग ही हो रहा है, बट तुमको पता है कि इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से आ रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ओजोन है, ओजोन, अब तुमको O2 का स्ट्रक्चर पता है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, O2 का स्ट्रक्चर तुमको पता है, O डबल बॉन्ड O, अभी सिखा चुका हूं। इसके पास एक और दो लोन पेयर, इसके पास भी एक और दो लोन पेयर, और एक ऑक्सीजन ऐसे ही बैठा है यहाँ पे, भगवान के नाम पे मुझे भी दे दो इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को। तो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंडीशन ये है कि खुद का पेट भरा होना चाहिए, तभी मदद कर सकते हो। कोऑर्डिनेट मतलब मदद, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बट इसके पास लोन पेयर है। ये इसको बोल रहा है भाई प्लीज भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे 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 दे, शेयर कर लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। ये बोलेगा तो दया, मर्सी दिखाएगा, दया दिखाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐसा कोऑर्डिनेट कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो ये जो एरो से दिखाया है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब जैसे ही शेयर करेगा तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितना हो गया, 8, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा क्योंकि शेयर कर रहा है, दे नहीं रहा है कंप्लीटली, समझा। तो ये जो एरो वाला बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ आया, ओके, छापो। जैसे मान लो कि हमारा H3O+ है, H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये कैसे बनता है, H2O अपने को पता है, H2O का स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूं, H, इसके पास एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और यहाँ पे H+ पड़ा हुआ है। अब समझो H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी तो H+ बना। अब ये वही मांग रहा होगा, भाई प्लीज मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये वापस से इसको 2 इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट कर देगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मान लो अमोनियम आयन है NH4+, ये कैसा बनता है, अमोनिया है
H H H, इसके पास एक लोन पेयर है और यहाँ हाइड्रोजन बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है, तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कोऑर्डिनेट कर देगा ताकि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले। बात समझ में आ रही है? तो ये जो एक दूसरे को मदद करने वाली बात है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। छाप लेंगे। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, भाई पानी में क्या होता है, जैसे पानी है और दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, ये पानी के मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है, ये पानी का मॉलिक्यूल इसका एक H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। कैसे करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बना लेगा H3O प्लस और ये बना लेगा OH माइनस। ये सही तरीका है सेल्फ आयोनाइजेशन को लिखने का। H2O प्लस H प्लस से H3O प्लस बनाना वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि OH माइनस भी तो है भाई, पानी में H प्लस OH माइनस तो साथ में एग्जिस्ट करता है ना, तो तुम बहुत सारे किताब में ऐसे लिख देते हैं H2O प्लस H प्लस और इसको दिखा देता है ऐसे H3O प्लस, ये गलत है, ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे नहीं OH माइनस कहाँ गया और ये H प्लस आया कहाँ से? अगर H प्लस है तो सोल्यूशन में OH माइनस भी होगा, और पानी में ऐसा नहीं है कि H प्लस OH माइनस बहुत कम टूटता है, पानी बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत कम टूटता है, तो रिएक्शन सही रिएक्शन ये है। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। क्लियर? आई होप चीजें क्लियर है तुम लोगों को। तो ये पूरा पूरा स्टोरी था तुम्हारे किताब के हिसाब से, मैं तुम लोग को तुम्हारे किताब के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि ज्यादा नहीं पढ़ा दूं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में मार्क्स लाना, अभी ऑब्जेक्टिव तुम्हारा ये होना चाहिए कि बोर्ड में मार्क्स अच्छा आए। फोरो बोर्ड में पहला पड़ाव है जीवन का, अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आओ ताकि कॉन्फिडेंस लाइफ में मिले। पहला स्टेज है तुम्हारा, जितना अच्छा बोर्ड में अभी करोगे ना, आगे का जीवन उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेके क्लास 11th में जाओगे। समझ गए बात? तो अच्छे से पढ़ाई करो और अगला वीडियो हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। कुछ भी प्रॉब्लम रहे, कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है।